बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आज़ाद कश्मीर में ISI के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर नईम को जब हटाया गया और जब ये वजह सामने आई कि वो तहरीक इंसाफ की टिकटें बांट रहे थे और उसके उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मुहिम चलाए हुए थे, और साथ ही ये कि उन्होंने PTI के जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उनसे 1 अरब रुपए की रिश्वत ली, इसलिए उनको हटा दिया गया। तो आम तबसरा और जो ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था वो ये था कि इदारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गैर जानबदार हो गए हैं और आज़ाद कश्मीर में वही जीतेगा जिसके पास अवामी सपोर्ट होगी, और हर तरफ से इस सूरत हाल का खैर मकदम किया जा रहा था और इसे एक मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा शगुन करार दिया जा रहा था कि इदारे गैर जानबदार हो गए हैं और इलेक्शन का अमल उन्होंने अवाम और सियासी जमातों पर छोड़ दिया है। लेकिन नाजरीन, कल परसों एक वाक़या ऐसा पेश आया है जिसके बाद से लोगों को फिर से शकूक लाहक हो गए। हो सकता है ये शकूक बिल्कुल बेबुनियाद हो, इनमें कोई असलियत ना हो, लेकिन एक शकूक की फ़ज़ा बन गई है और बातें हो रही है। वो वाक़या ये था कि PTI के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सरदार तनवीर जिस हल्के से खड़े हैं उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के एक रहनुमा अब्दुर्रशीद तुराबी, जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर की जमात इस्लामी के अमीर भी रह चुके हैं, वहाँ खड़े थे जमात की तरफ से, और वो दस्तबरदार हो गया अचानक। इस अचानक फैसले से खुद जमात इस्लामी को बहुत धचका लगा, वोटरों को बहुत सदमा हुआ और हर जगह एक तहय्युर की लहर दौड़ गई कि आखिर जमात इस्लामी का उम्मीदवार इतना मजबूत कैसे इनके हक में बैठ गया है। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर इसका कोई नतीजा PTI के हक में बैठने की वजह से नहीं निकल सकता, इसलिए कि इस इलाके में जमात इस्लामी का जो वोटर है वो किसी भी पार्टी को वोट दे देगा। इवन वो अगर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का भी उम्मीदवार वहाँ खड़ा हो तो उसको वोट दे देगा। PTI को वोट जमात इस्लामी को उम्मीदवार किसी सूरत नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग को बेशक ना दे, वो पीपल्स पार्टी को दे सकता है, किसी और पार्टी को दे सकता है, लेकिन वो PTI के उम्मीदवार को वोट दे इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनाचे अब्दुर्रशीद तुराबी को बिठाने का ताल्लुक वोट हासिल करना नहीं है, ये बात जहन में रखिए। इसका ताल्लुक क़यास आराई से नहीं है, हकीकत से है। बल्कि इस तुराबी साहब को बिठाने का जो मकसद है वो एक फ़ज़ा पैदा करना है, एक फ़ज़ा के जमात इस्लामी भी PTI के हक़ में बैठ गई है। इसका मतलब ये है कि फ़ज़ा वहाँ PTI के हक़ में है, ये मकसद हासिल करने की कोशिश थी। और लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही जो शुबह व शुबहात की फ़ज़ा फैली उसमें ये लोगों ने ये ख़्याल ज़ाहिर किया, हो सकता है ये ख़्याल गलत हो, कि अब्दुर्रशीद तुराबी खुद से नहीं बैठे, उनको बिठाया गया है और इसमें इदारों की मुदाखलत का उनसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमात इस्लामी को उम्मीदवार इस तरह बैठ जाए एक मजबूत सीट से, चाहे वो हार ही क्यों ना रहा हो, इसके पीछे कुछ न कुछ है और इसमें इदारों का हाथ है। ये क्या सर आम हो रही है। एक ख्याल ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि सरदार तनवीर चूँकि खरबपति आदमी हैं, उन्होंने शायद कोई बहुत बड़ी रकम अब्दुर्रशीद तुराबी को दे दी और वो बैठ गए। ये इसमें भी वज़न हो सकता है, क्योंकि बड़ी रकम में के लालच में बड़े बड़े ईमान डोल जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार जिनकी माजी में ये शोहरत रही है कि वो बिक नहीं सकते, इंसान है बिक सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रकम वाली बात जो है वो इतनी ज़्यादा करीनी क़यास नहीं है। इसकी बजाय अगर ये मुदाखलत के नतीजे में हुआ जो कुछ हुआ है, तो फिर इसकी वजह बाज़ लोगों के ख्याल में ये है कि उनको डराया धमकाया गया और दबाव डाला गया। और आजकल डराने धमकाने के लिए बेशुमार तरीके मौजूद हैं। अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस व्लॉग में नहीं की जा सकती, लेकिन वो माजी में हुई हैं और उसकी वजह से लोगों ने खामोशी और गोशाफियत में बैठने को ही मुनासिब समझा है। और इस हुकूमत के पास, मौजूदा बंदोबस्त के पास, तो जमातों को डराने के लिए और भी कई चीज़ें मसलन फैक्ट है, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के हवाले से, क्योंकि जमात इस्लामी माजी में उस अमल का बहुत बड़ा हिस्सा रही है जिसे माजी में जिहाद कहा जाता था और अब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी कहा जाता है। जिहाद कश्मीर माजी की बात हुई, अब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है। इस अमल को आप जो भी नाम दे लें, उसमें शरीक लोगों को किसी भी वक्त ब्लैकमेल किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें एक इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये अब्दुर्रशीद तुराबी या जमात इस्लामी के फ़लाँ साहब या जमात उद-दावा के फ़लाँ साहब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस रहे हैं, उनकी वीडियो भी मौजूद हो, उनके दूसरे दस्तावेज़ी शवाहद भी मौजूद हों और
मामला फैटफ का हो तो फिर ज़ाहिर है आदमी के पास डरने के अलावा कुछ चाराकार रह नहीं जाता, क्योंकि ये फैटफ कार्ड ऐसा है इस हुकूमत के हाथ में, वो जिसको चाहे जितनी चाहे सजा दे ले। आप जमात उद-दावा के रहनुमाओं की मिसाल आपके सामने है कि 2 साल पहले की एक वीडियो आपको याद होगी कि वो जो वज़ीर वफाकी जो हर बात में कहता है कि अल्लाह मियाँ को खुदा को जान देनी है, शहरयार आफरीदी, उस वज़ीर से मुलाकात की जमात उद-दावा के एक वफ़द ने, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी थी। तो आफरीदी साहब से इस वफ़द ने कहा कि हमें कुछ इस तरह का अंदेशा है कि हम पर पाबंदी लगाई जाएगी या हमारे लोग गिरफ़्तार किए जाएंगे। तो ये वीडियो जो आपने सुनी होगी नेट पर बड़ी वायरल हुई थी, उसमें आफरीदी साहब ने कहा कि जब तक इमरान खान है जमात उद-दावा की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये अल्फाज थे, किसी की माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि जमात उद-दावा की तरफ आँख उठाकर भी देख सके, ये उनके अल्फाज थे। और इस वीडियो को रिलीज़ होने के चंद माह के अंदर अंदर जमात उद-दावा बैन कर दी गई, उसकी तमाम असासे और मिलाक ज़ब्त कर लिए गए और उसके रहनुमाओं को उम्र कैद और 20-20, 25-25 साल की सज़ाए कैद हो गई। तो नाज़रीन, कहने का मतलब ये है कि जिहाद कश्मीर में, माफ़ कीजिएगा मैं पुराने ज़माने की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, माजी में जिस अमल को जिहाद कश्मीर कहा जाता था उसमें मुलव्वस किसी भी आदमी के किसी भी तरीके के वारंट जारी करने का हथियार और कार्ड इस हुकूमत के पास है। तो हो सकता है ये कार्ड इस्तेमाल किया गया हो। और इससे ज़्यादा माने खेज़ और काबिल एतराज़ बातें 2 हैं। नंबर 1, अगर ये बात दुरुस्त है कि ब्रिगेडियर नईम साहब को 1 अरब रुपया रिश्वत लेने पर बरतरफ किया गया है या तब्दील किया गया है, तो जिसने 1 अरब रुपये की रिश्वत दी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन की जुर्रत नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। और इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत का जुलूस निकलता हुआ पहले भी देख चुका है, जब उसने पाबंदी लगाई, वो बदतमीज़ी करने वाले वो गंडापुरी आज़ाद कश्मीर से निकलने का उसको हुक्म दिया, लेकिन उसने ये हुक्म नहीं माना, बल्कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको अपने जलसे में लेकर गया और एक तकरीर उससे और कराई। और उस तकरीर में भी इस यावागो वज़ीर ने बदतमीज़ी और बेहूदगी के रिकॉर्ड कायम की, जिससे ये साबित हो गया कि इससे पहले गुंडापुरी साहब ने जो भी हर्जा सराई की थी, बदज़बानी, बदकलामी और यावागोई की थी, उसके पीछे इमरान खान का हाथ है। और बताने वाले तो ये बताते हैं कि गंडापुरी कोई बात भी इमरान खान की हुक्म के बगैर नहीं करता। वो किसी को गाली देता है, उसकी गाली का हुक्म भी इमरान खान ने दिया होता है, तब वो गाली देता है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म का ये जुलूस निकलते देखा कि उसने सुबह को पाबंदी लगाई, लेकिन शाम को इमरान खान उसे अपना साथ जलसेगाह में ले गया। तो वो इलेक्शन कमीशन सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात, ये अब्दुर्रशीद तुराबी के दस्तबरदार होने के मौके पर जो प्रेस ब्रीफिंग की सरदार तनवीर इलियास ने, तो उसमें उसने जो मुख्तलिफ फ़िक्रे का है, उसमें एक फ़िक्रा बहुत ही काबिल गौर और काबिल एतराज़ और एक सवालिया निशान है इदारों के लिए। उसका फ़िक्रा ये था कि जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। तो स्ट्रेटेजिक इदारों से क्या मुराद है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो नहीं है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन सा इदारा है जिसकी ब्लेसिंग सरदार तनवीर इलियास बता रहा है कि हमारे साथ है? और बैन सतूर उसके फ़िक्रों का मतलब ये था कि अब्दुर्रशीद तुराबी इसी ब्लेसिंग के नतीजे में हमारे हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। ये बहुत ही काबिल गौर फ़िक्रा है। और देखना ये है कि जमात इस्लामी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। अभी तक तो उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, सिवाय इसके कि इस ऐलान से लातल्लुकी का इज़हार किया और कहा है कि ये अब्दुर्रशीद तुराबी का ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन इस अब्दुर्रशीद तुराबी के साथ खड़े होकर सरदार तनवीर इलियास ने जो कुछ कहा कि अब्दुर्रशीद तुराबी जो हमारे साथ आ मिला है, तो इसके पीछे स्ट्रेटेजिक इदारों की ब्लेसिंग है, तो इस पर जमात इस्लामी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मसला कुछ और तरह का है, उसके मामलात कुछ तय हो चुके हैं और तय ये हुआ, सुनने में जो आ रहा है कि उसको इतनी मुनासिब तादाद में सीटें दे दी जाएंगी कि वो ज़्यादा हुल नहीं मचाएगी, उसकी इज़्ज़त रह जाएगी। नाज़रीन, एक और बात गर्दिश कर रही है, हो सकता है वो अफवाह हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने की है, बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये है कि इस अफवाह के पीछे भी कोई कुछ न कुछ हो सकता है। वो ये है कि इमरान खान ने पिछले दिनों अपने बड़ों से फरमाइश की कि मुस्लिम लीग नून को किसी भी सूरत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 2 से ज़्यादा सीटें ना दी जाएं। यानी इलेक्शन तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के नज़दीक फराड है, कुछ भी नहीं होगा इलेक्शन में।
اور جو سیٹوں کا اعلان ہوگا وہ پہلے سے طے شدہ فیصلوں کے تحت ہوگا۔ اور اس میں مزیدار بات کا جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جواب میں بتایا گیا کہ نہیں، اگر 2 سیٹیں دیں تو وہ بہت شور مچے گا، تماشا بنے گا اور لوگ مذاق اڑائیں گے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 6 یا 7 سیٹیں دے دیں، تاکہ کل کو وہ اگر دھاندلی کا شور مچائے تو ہم یہ کہہ سکیں یا آپ یہ کہہ سکیں کہ اگر دھاندلی ہوتی تو مسلم لیگ نون کو یہ 6 یا 7 سیٹیں کیسے ملتی۔ ناظرین، یہ افواہوں کی صورت میں جو چیز چل رہی ہے میں نے وہ بیان کی ہے، اور اگرچہ مسلم لیگ کے کارکن پریشان ہیں کہ الیکشن کا عمل فوج کی نگرانی میں دے دیا گیا ہے اور انہیں 2018 کے ری پلے کا اندیشہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 2018 کا ہو بہو ری پلے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب یا آزاد کشمیر سے باہر کی جو انتخابی سیٹیں آزاد کشمیر کی، وہاں چونکہ 1-1 ہزار بلکہ اس سے بھی کم ووٹ ہوتے ہیں، تو وہاں دھاندلی کا فول پروف منصوبہ پی ٹی آئی نے بنا لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپنے اندیشوں پر بے شک توجہ دے، لیکن جو سیٹیں پنجاب آزاد کشمیر سے باہر ہے اور جن کی تعداد 12 ہے اور جن کی اکثریت پنجاب میں ہے، ان پر توجہ دے، کیونکہ وہاں دھاندلی کرنا عمران خان کے لیے کافی آسان ثابت ہو سکتا ہے اگر مسلم لیگ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ناظرین، انہی گزارشات کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔